उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि एक सच्चा जनसेवक वही होता है जो जनता की बात सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उनके समाधान की जिम्मेदारी भी स्वयं लेता है। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज उन नागरिकों से संवाद किया जिनकी शिकायतें उन्होंने पिछली बैठक में सुनी थी। मुख्यमंत्री की पहल से अब उनकी पेंशन की समस्या का समाधान हो चुका है और लक्ष्मी देवी ने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री बजल सीएम धामी ने हेल्पलाइन नंबर 1905 के जरिए कॉल किया और साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से बातचीत की और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अगर कोई समस्या आपके सामने है तो वो यहाँ पर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जन सेवा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और खुद कॉल करके, खुद फोन करके कार्यकर्ता हो या फिर शिकायतकर्ता हो उनसे बातचीत करके समाधान भी कर रहे हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार में बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा कॉल किया, पूरा कॉल किया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बिष्टु जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्टु जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद शिकायतकर्ताओं से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही ये पूछा कि क्या उनकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। जो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री धामी दिखा रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है और हर कोई मुख्यमंत्री का आभार प्रकट कर रहा है। और इसी की बानगी हमने आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री खुद सीएम धामी यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शिकायतकर्ताओं से उन्होंने फोन के जरिए बातचीत की है, साथ ही पूरी उन्होंने जानकारी भी ली और पूछा कि वाकई जो अधिकारी उनके पास पहुंचते हैं या फिर जो शिकायतकर्ता पहुंचते हैं शिकायत लेकर, क्या समस्या का समाधान हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो खुद मुख्यमंत्री इसमें सजगता दिखाते हुए समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए कार्य कर रही है। इसी के चलते शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गायों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके तहत गौवंशों के लिए गौशालाओं का निर्माण किए जाने के लिए बजट जारी करने को लेकर पशुपालन विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। पहले गौशाला बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजना पड़ता था, लेकिन अब प्रस्ताव को स्वीकृत करने का पावर जिला अधिकारी को सौंप दिया गया है। वहीं गौशाला निर्माण के लिए सरकार के द्वारा 60% की सब्सिडी दी जाएगी। तो बड़ा फैसला यहां पर धामी सरकार ने लिया। पशुपालन विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया। सरकार द्वारा दी जाएगी अब 60% की सब्सिडी और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। गौवंश के संरक्षण को लेकर धामी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो जो भी गौ की सेवा करते हैं या जो गौवंश पालकहार हैं, उनको लेकर ये धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उत्तराखंड अकेले राज्य है। पहले हम 5 रुपए देते थे यहाँ पर गौवंश को रखने के लिए। आज की तारीख में पूरा देश में सबसे अधिक सिर्फ उत्तराखंड में 80 रुपए प्रति गाय दिया जाता है। सो गाय का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम तो पूरा हो गया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सड़क में अभी भी काफी गाय है।
उसको गौशाला को अंदर लाने के लिए पिछले साल एक नीति बनाई गई थी। उस नीति के अनुसार लगभग 15 बड़े गौशालाओं की निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी हमारा कैपेसिटी लगभग 16,000 जानवर अभी भी रोड में है। उसको अंदर लाने के लिए एक नया नीति लेके आ गई है। पहले 3 डिपार्टमेंट्स इसमें काम करते थे, अब पशुपालन डिपार्टमेंट नोडल के रूप में काम करे। अब कैबिनेट के निर्णय में बता रहा हूँ, पहले अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट और पशुपालन, इन तीनों विभागों द्वारा पैसा दिया जा रहा था गौशालाओं के लिए। अब एक डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग रहेगी जो पैसा देने के लिए निर्माण। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ की ओर से आयोजित तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान धामी ने खुशी जाहिर करते हुए एनडीआरएफ के जवानों को तृतीय पर्वतारोहण अभियान जाने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित ही हमारे जवान इस अभियान में सफल होंगे एवं इस ट्रैक पर आने वाले अन्य पर्वतारोहियों को भी मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। एनडीआरएफ के जवानों को सीएम ने इस दरमियान शुभकामनाएं दी। साहसिक गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। तो एनडीआरएफ के जवानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। साहसिक गतिविधियों और खेलों को अब उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सीएम ने भाग लिया। और अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद राशि का पैसा जल्द ही मिलने वाला है। इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को 2 गुना कर दिया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जीतने वालों को अब प्रोत्साहन यहां पर दिया जाने वाला है। प्रदेश के लिए जीतने वालों को अब इनाम राशि मिलेगी। बता दें कि जो इनाम राशि है वो अब स्वीकृत कर दी गई है और बहुत ही जल्द इनाम जीतने वालों को राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से उनका आभार और सभी हमारे पदक खिलाड़ियों को भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से जो सरकार ने उनसे कहा है वो सरकार ने उनको करके भी दिखाया है। बहुत जल्द जो है नगद इनाम धनराशि हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है वह प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होंगे। उसके लिए हम अब जो है विभाग को त्वरित उसमें तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अपनी ताकत का लोहा बनवाया और देश को गौरवान्वित किया। इसी बीच उत्तराखंड में संचालित मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया गया है, जिसमें छात्र वीर जवानों के साहस की गाथा पढ़ेंगे। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सभी जानते हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान फंड करता है और वह पाकिस्तान की सेवा के लिए काम करते हैं। तो अब देखिए, मदरसों में
ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाएगा। जितने भी छात्र मदरसे पढ़ते हैं अब उनको वीर जवानों की साहसी गाथा सुनाई जाएगी। और वहीं भाजपा ने ट्रंप के दबाव पर जो सीज फायर की बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसको भी खैर दरकिनार कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी ने ट्रंप के कहने पर ही सीज फायर किया, लेकिन ये बड़ी जानकारी है जहां पर अब ऑपरेशन सिंदूर सफल हो जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, अब उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा, उसका पाठ पढ़ाया जाएगा और जो हमारे वीर जवान हैं उनकी गाथा सुनाई जाएगी। देखिए, अच्छी बात है, सेना के शौर्य साहस का वर्णन होना ये निश्चित ही अच्छा होता है, प्रेरणा देता है। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस व्यापार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया और क्यों किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि आक्रमण से पहले जब आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने की कवायद शुरू हो रही थी, उससे पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से फंडेड हैं, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे हैं, तो सेना उनको क्यों मरने के लिए छोड़ती? क्या वो वहाँ? खबर देहरादून से है जहां आईएसबीटी देहरादून क्षेत्र और उसके आसपास में भीड़ और इर्द गिर्द वाहनों के परिचालन और पार्किंग के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके विरुद्ध आरटीओ देहरादून के निर्देश पर प्रवर्तन टीम देहरादून के जरिए आईएसबीटी और उसके आसपास के क्षेत्र में सघन ट्रैकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान में 106 वाहनों के चालान और 20 वाहनों को सीज किया गया है। तो अभियान के तहत 20 वाहनों को यहां सीज किया गया। हमारी 3 टीमें लगी थी और इसमें शिकायतें आ रही थी कि रोडवेज के आसपास और जो पार्किंग्स बनी हुई हैं हैफाजत वे में लोग लगा लेते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसमें लगभग हमारी 3 टीमों ने शाम से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई करी, जिसमें 106 गाड़ियों के चालान और 20 गाड़ियाँ सीज की गई थी। वो अभियान अभी भी चल रहा है। आज सुबह भी उन्होंने लगभग 4-5 बसें सीज करी हैं और ये कार्रवाई अभी आगे जारी रहेगी। इसमें हमारी 3 टीमें लगी थी और इसमें शिकायतें आ रही थी कि रोडवेज के आसपास और जो पार्किंग्स बनी हुई हैं हैफाजत वे में लोग लगा लेते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसमें लगभग हमारी 3 टीमों ने शाम से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई करी, जिसमें 106 गाड़ियों के चालान और 20 गाड़ियाँ सीज की गई थी। वो अभियान अभी भी चल रहा है। आज सुबह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में निराश्रित गौवंश छोड़े जाने पर लोगों ने आक्रोश जताया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम श्रीनगर प्रशासन की ओर से निराश्रित गौवंश को पौड़ी के गजोली में छोड़ दिया गया है, जिसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आज पालिका के सभासदों ने एसडीएम से इस मामले की शिकायत करते हुए मामले की जाँच की मांग उठाई है। हमारे द्वारा मांग रखी गई कि कल रात्रि को जो अवैध तरीके से रात के 1 से 2 बजे के बीच में श्रीनगर नगर निगम की 2 गाड़ियां आती है, जिसमें एक उनकी यूटिलिटी वैन और एक उनका ट्रक आता है जो अप्लाइड फॉर का नंबर है, और बिल्कुल रात्रि के समय अवैध रूप से दर्जनों आवारा पशुओं को छोड़ा जाता है। तो इसका आज भारी विरोध किया जाता है। किस प्रकार से ये आप रात्रि को आकर ये अवैध तरीके से यहाँ पर पशुओं को छोड़ रहे हैं, पौड़ी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसकी परमिशन इनको और सह इनको दी गई है कि वहाँ के आवारा पशुओं को उठा के यहाँ छोड़ रहे हैं। तो आज पूरी हमारे जो पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र है, जनता में भारी आक्रोश है। और यदि हमारी मांग आज एडीएम साहब से की गई है कि जल्दी सारे आवारा पशु यहाँ से हटाकर तत्कालीन श्रीनगर न भेजे गए और उन संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों जिनके द्वारा आदेश दिया गया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो जल्दी एक पौड़ी को एक उग्राण करने के लिए बाध्य होना। जी सर, जैसे ही हमें पता लगा कि इस प्रकार से ये कृत्य इनके द्वारा किया गया, तो मेरी हमारे जो पालिका अध्यक्ष है आदरणीय नीगी जी और हमारे अधिशासी अधिकारी जोशी जी से मेरी वार्ता हुई। तो अभी जो 16वां केंद्रीय वित्त की बैठक है, उसके चलते इनका देहरादून में रहना जरूरी था, तो अभी देहरादून में, और उन्होंने हमें खुली छूट दी है कि आप सभी सभासदगण पालिका की तरफ से आवाज उठाइए और उनके लिए जो भी सहयोग दिया जाएगा इसका कड़ा विरोध करने के लिए भी हमारे साथ पालिका के मेंबर ने सूचना दी है और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। इस विषय पे हम लोग इसका प्रश्न कर लेंगे और उनके द्वारा वीडियोग्राफी भी कर रखी है, जिसमें उनके गाड़ी के नंबर बता रहे हैं, नंबर प्लेट भी है, तो उसके साथ देख लिया जाएगा आखिर ऐसा क्यों। जब हम जनपद में हर जगह गौशाला निर्माण की हम कार्रवाई कर रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही है, इसके बावजूद यदि नगर निगम के माध्यम से यहाँ भेजा गया है तो बहुत गलत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मेरी नगर निगम के जो हमारे वहाँ जो इंचार्ज हमारे एसडीएम साहब हैं उनको भी मैंने अवगत करा दिया, वो जाके चेक कर ले कि उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया। और इसके संबंध में हम यहाँ के जो स्थानीय हमारे इंस्पेक्टर हैं बॉडी के, उनको भी निर्देश करेंगे कि वाकई में ऐसा मामला हुआ है तो वो देख लें, इसमें गंभीरता से लें, और ताकि कहीं अन्य क्षेत्र के आवारा पशु इस तरह से जनपद मुख्यालय में
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का मन बना रही है। इसी को लेकर देहरादून में विशेष कमेटी स्टेक होल्डरों के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर सत्ता दल भाजपा ने केंद्र सरकार का आभार जता रहा है, तो वहीं पर कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अगर पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे मानव संसाधन के अलावा समय और पैसे की भी बचत होगी। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि एक देश एक चुनाव से राज्यों के स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के बीच खो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद 1967 तक 1967 तक ये ऑलरेडी होता चला आया है। उसके बाद से ये क्रम बदला है और ये विसंगतियाँ आई हैं चुनाव कराने में, और पूरे 5 साल हमारे आज चुनाव में चले जाते, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे आपके पंचायतों के चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे वो आपके लोकसभा के चुनाव हो, और प्रदेशों के अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। तो अगर अनुमान लगाएंगे तो पूरे 5 साल हमारे पूरे देश के चुनाव में जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी मैन पावर भी खराब होती है, मनी पावर भी खराब होती है, पैसे का भी अपव्यय होता है। तो इसको समेटते हुए अगर चुनाव एक साथ हो जाए तो हमारा समय भी बचेगा, काम करने के लिए अधिक समय भी मिलेगा, धन भी बचेगा, और जो मानव संसाधन उसमें लगता है वो भी सीमित लगेगा। तो इसका लाभ हमको मिलेगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल यहाँ पर कमेटी आ रही है और वो सभी स्टेक होल्डर से बातचीत तो करेगी सब लोग। भारतीय जनता पार्टी देखिए कहती कुछ है और करती कुछ है। क्या इस बात के सबूत हैं, क्या इस बात के प्रमाण हैं? कहाँ से ये बात आई कि आप वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम खर्च होंगे, बल्कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो सरकार के सामने आएंगी, इस देश के सामने आएंगी अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं। पहली तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करने का काम है। कम से कम 10 आर्टिकल ऐसे हैं संविधान में जिनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो हमारा है उसमें कई जो है अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब आप इतने पूरे बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करेंगे तो कई महीनों तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्लेस पे रहेगा, जिससे आप ये समझिए जो मशीनरी है गवर्न करने की वो एकदम पैरालाइज हो जाएगी। आज आपका और मेरा आम आदमी के जो काम है, जो आज 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए रुकते हैं, वो 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए रुक जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से जो रीजनल इश्यूज हैं, जो स्टेट उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पर है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत हो गई। बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। वहीं आंकड़े साझा होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्यों को इसके लिए SOP जारी की है। CZA ने अगले 7 दिनों के भीतर राज्य के तमाम चिड़ियाघर समेत पार्क को लेकर रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए PCCF वाइल्ड लाइफ कार्यालय से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड देश में तीसरा वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा बाघ है। बारे में जहां तक जानकारी मिली हमको, तो गोरखपुर जू में एक टाइग्रेस मतलब मादा बाघिन जो है वो उसकी डेथ हुई है। उसमें कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं कि वो बर्ड फ्लू के कारण मरी है, मगर ऐसा जो है इसके होने से उत्तर प्रदेश में एडवाइजरी जारी हुई थी कि कुछ जू को बंद कर दिया गया था, मगर उत्तराखंड में अभी ऐसा कोई वो नहीं हुआ। और जो हमारे वेटनरी से हैं तो वहाँ से वेटनरी डिपार्टमेंट से पूरी जगह से सर्चिंग हो रही है कि इसका उत्तराखंड में कहीं भी असर नहीं है, अभी तक कोई असर नहीं है। और जब उत्तराखंड में कहीं असर नहीं है तो हमारा जू तो बिल्कुल सेफ है। और खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले सिसैया बंधा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। इस मौत के बाद मृतक के परिजनों ने पत्नी, मृतक के साले और मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। PM के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है, हमने PM कर दिया है।
बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने विसरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है, हमने पीएम कर दिया। करीब ये 17-18 दिन हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा 17-18 दिन रही है जब से ये, मतलब 1-1.5 साल शादी हो गया। 1-1.5 साल में हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा 1-1.5 महीने रही होगी। बाकी दिन अपने मतलब आदमी के साथ रहती थी, कहती थी कि परिवार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम अपने परिवार छोड़ो, हमारे परिवार को देखो। उनके घर वाले कहते थे कि हमें मतलब उसकी खुद मैडम कहती थी कि 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए अलग से। उसके बाद फिर ये यहाँ सितारगंज लेके रहने लगा अपने जैसे फैमिली को। हमने कहा ठीक है, तुम अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले खुश हो तो अकेले ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये अपने यहाँ लेकर रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसके घर से उसके भाई आए, उसको लेके वहाँ अपने घर चले गए। फिर घर ले जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद वो कह रही है कि ऐसा है, मैंने थाने में रिपोर्ट कर दिया है तुम्हारे नाम से, मतलब छोटे वाले भाई के नाम से। तो उसने बोला जब हमारे नाम से रिपोर्ट कर दी तो ठीक, हमारे पास फ़ोन मत करना। उसने 1 महीना भी नहीं बिता होगा, फिर अपने आप वो फिर यहाँ चली आई। जब यहाँ आने के बाद वो अभी 3-4 दिन, जैसे ज़्यादा 3-4 दिन उसका भाई लेके आया था। उसका भाई अभी शायद सर ये 2 बजे करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के पास, जहाँ मेरे नाना ही जाते हैं पलिया में। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी ये हमारे पास फ़ोन भी करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नाना नानी से कफन ले आएंगे, इतना बोल के काट दिया। उसके बाद बहन ने फ़ोन करा है, अब मामा के पास बताया है सब कुछ। तो मामा ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी सी बात है। तो मैंने फ़ोन करा बहन को, तो बहन को फ़ोन करा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पुलिस ने सब कुछ बताया कि ऐसी बात है। मैंने कहा उसका नंबर दे, नंबर लिया तो क्या कहते हैं वो नंबर मकान मालिक का निकला। तो उसके बाद मैंने बहन को दोबारा बोला, मैंने कहा फ़ोन कर इसके और पूछ कौन से थाने से बोल रहा है।